अगर आप वो दोनों ही लेक्चर देखे हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि उन दोनों लेक्चर्स को स्किप किया है तो उसको ये चीज़ एकदम नहीं समझ में आएगी। इसी वजह से हम ये टॉपिक सबसे लास्ट में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर पहले पढ़ा देते तो समझ में आता ही नहीं। इस वजह से पहले आप जो है जरूर से ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स पढ़ लीजिएगा एंड ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स को पढ़ लीजिएगा। तो आज हम लोग ट्रांसलेशनल फैक्टर्स को पढ़ेंगे। तो ट्रांसलेशनल फैक्टर्स है क्या? ऐसी चीजें जो कि ट्रांसलेशन को जो है ट्रांसलेशन की प्रोसेस को कराए, उसे ट्रांसलेशनल फैक्टर्स कहेंगे। मतलब उसका इन्फ्लुएंस हो ट्रांसलेशन के ऊपर। अब ये ट्रांसलेशनल फैक्टर्स अलग अलग होंगे, प्रोकैरियोट्स के अलग, यूकैरियोट्स के अलग। और ट्रांसलेशनल फैक्टर्स कहाँ पे आकर किस तरह से काम कर रहे हैं, उस तरह से वो फैक्टर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रांसलेशनल फैक्टर है जो कि इनिशिएशन को करा रहा है, इनिशिएशन को कराने में हेल्पफुल है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे इनिशिएशन फैक्टर्स। ठीक है। अब कोई फैक्टर है जो कि इलोंगेशन को करा रहा है, मतलब उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे इलोंगेशन फैक्टर्स। अगर कोई फैक्टर है जो कि टर्मिनेशन में हेल्पफुल है, वो प्रोसेस को टर्मिनेट करा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? टर्मिनेशन फैक्टर्स। या फिर टर्मिनेशन फैक्टर्स नहीं कहते, इन्हें जो है ऐसे फैक्टर्स जो कि टर्मिनेशन में हेल्पफुल होते हैं उन्हें रिलीज फैक्टर कहते हैं, रिलीजिंग फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है। तो जो फैक्टर्स जो कि इनिशिएशन में हेल्पफुल है उन्हें इनिशिएशन फैक्टर, जो इलोंगेशन में हेल्पफुल है, इलोंगेशन करा रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें इलोंगेशन फैक्टर कहेंगे। और जो टर्मिनेशन में हेल्पफुल होंगे वो जो है वो क्या कहलाएंगे? जल्दी से बताइए, सोचिए। उन्हें कहेंगे रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है। अब हम लोग अपना टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेशनल फैक्टर्स को पढ़ेंगे और उसमें भी ट्रांसलेशनल फैक्टर्स ऑफ प्रोकैरियोट्स को पढ़ेंगे। ठीक है। तो ट्रांसलेशनल फैक्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें भी किसके पढ़ रहे हैं? प्रोकैरियोट्स के पढ़ रहे हैं। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन से ऐसे ट्रांसलेशनल फैक्टर्स हैं जो कि इनिशिएशन में हेल्पफुल है, तो उन्हें क्या कहेंगे? इनिशिएशन फैक्टर्स कहेंगे। और ये फैक्टर्स प्रोकैरियोट्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्रोकैरियोटिक इनिशिएशन में हेल्पफुल है, तो सिंपली इसे आईएफ कहते हैं, इनिशिएशन फैक्टर कहते हैं। अगर यहीं पे ये इनिशिएशन हम लोग यूकैरियोट का पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखते हैं? EIF लिखते हैं। ठीक है। मतलब यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर। ठीक है। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो इनिशिएशन होता है उसमें ट्रांसलेशन किस तरह से ट्रांसलेशन के समय पे प्रोकैरियोट्स के अंदर इनिशिएशन में क्या क्या होता है, कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है। तो ट्रांसलेशन कैसे स्टार्ट होता है? जब स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट जो है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस से mRNA की बाइंड हो जाती है। उसके बाद प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आते हैं और क्या काम करते हैं, उन्हें हम लोग पढ़ेंगे। तो इनिशिएशन के समय पे सबसे पहले IF1, जिन्हें क्या कहते हैं? इनिशिएशन फैक्टर 1 कहते हैं। ये क्या करता है? ये आता है और ए साइट को ब्लॉक कर देता है। किसमें? ए साइट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? राइबोसोम्स पर प्रेजेंट होता है। तो इनिशिएशन फैक्टर 1 जो है वो आएगा ए साइट पे जाकर
बाइंड हो जाता है और उसको ब्लॉक कर देता है, ताकि जो मेथियोनिन टीआरएनए है वो जो है सिर्फ और सिर्फ बाइंड हो, किससे, जा करके पी साइड से बाइंड हो। ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए, अब कोई भी अनदर जो अमीनो एसिटिल टीआरएनए है वो ए साइड से जा करके बाइंड ना हो जाए, इसीलिए ये इनिशिएशन के समय पे आता है और खुद आकर के ए साइड पर बाइंड हो जाता है, और ये काम होता है IF1 का। अब उसके बाद कौन सा है, IF थर्ड है, जो कि इनिशिएशन फैक्टर 3 है। ये क्या करता है, ये डिसोसिएट करता है दो सब यूनिट्स को राइबोसोम्स के और ब्लॉक करके रखता है ई साइड को, ताकि किसी भी तरह के ये जो दोनों अभी जो टूटे हैं दोनों सब यूनिट राइबोसोम्स के, वो फिर से जाकर के अटैच ना हो जाए। तो मतलब IF3 का क्या काम है, IF3 का काम ये है कि ये राइबोसोम्स के दोनों जो सब यूनिट्स हैं उनको तोड़ने का काम ये करते हैं। अब उसके बाद एक और है फैक्टर, दैट इज इनिशिएशन फैक्टर 2, जो कि स्मॉल GTPase होता है और ये बाइंड करता है फॉर्मिल मेथियोनिन टीआरएनए से और मेथियोनिन से, ताकि ये हेल्प कर सके किस चीज में, ताकि जो है बाइंडिंग हो सके स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट की। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर काम कर रहे हैं और ये सारे फैक्टर्स इनिशिएशन में हेल्पफुल होते हैं। तो ये जो है इनिशिएशन फैक्टर्स ऑफ प्रोकैरियोट्स होते हैं, जिन्हें एब्रिविएटेड फॉर्म में IF कहा जाता है। अब ये किस तरह के फैक्टर होंगे, IF1 होगा तो उसका काम ए साइड को ब्लॉक करना होता है, IF थर्ड होगा तो वो राइबोसोम्स की दोनों यूनिट को तोड़ता है और ए साइड पे जाकर खुद अटैच हो जाता है, उसे ब्लॉक करने का काम है। इसी तरह से IF2 का कुछ काम है। तो ये सारे काम है किन किन के, इनिशिएशन फैक्टर्स के, जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर आ रहे हैं उनके। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ये सारा आपको समझ में आ रहा होगा, इसको इसीलिए हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं। अब उसके बाद जो है इलॉन्गेशन के समय पे प्रोकैरियोट्स के अंदर जो फैक्टर्स आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इलॉन्गेशन फैक्टर्स। तो इलॉन्गेशन के समय पे क्या होता है कि जो टीआरएनए है जो कि ए साइड पे इंसर्टेड है, वो क्या करेगा कि ये किस तरह से इंसर्टेड होता है, बाय द हेल्प ऑफ इलॉन्गेशन फैक्टर 2, जो कि क्या करता है, कैरी करता है जीटीपीज को, ये जीटीपी के हेल्प से वर्क करता है, और जैसे ही टीआरएनए जो है वो बाइंड होता है तब ये जीटीपी जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है और जो इलॉन्गेशन फैक्टर TU है या 2 है वो रिलीज हो जाता है। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना फॉर्म एन फॉर्मिल मेथियोनिन के बीच में, एन फॉर्मिल मेथियोनिन टीआरएनए के बीच में पी साइड के, और सेकेंड अमीनो एसिटिल टीआरएनए के बीच में जो कि ए साइड पर प्रेजेंट है, ये कैसे होता है, बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो ये कोई इनिशिएशन इलॉन्गेशन फैक्टर नहीं है, लेकिन ये एक एंजाइम है जो कि इस प्रोसेस को करा रहा है। ठीक है, तो इसे गलती से भी इनिशिएशन इसे जो है इलॉन्गेशन फैक्टर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। कुछ बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इस वजह से हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि इलॉन्गेशन फैक्टर क्या होता है। 2 जो है वो इन्वॉल्व होता है और वो प्रोकैरियोट्स के अंदर जीटीपी के हेल्प से इलॉन्गेशन का काम जो है वो कराते हैं। इस प्रोसेस में एक एंजाइम जो है वो हेल्पफुल होती है और ये एंजाइम है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ये पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने में हेल्पफुल होता है, ये इलॉन्गेशन फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब देखिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद टर्मिनेशन की प्रोसेस होगी किसमें, प्रोकैरियोट्स में, जिसमें जो फैक्टर्स आते हैं इन्हें क्या कहते हैं,
रिलीजिंग फैक्टर, और एब्रिविएशन में इसे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, आरएफ से। ठीक है, तो रिलीजिंग फैक्टर आरएफ जो है वो इन्वॉल्व होता है टर्मिनेशन की प्रोसेस में प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब देखिए क्या होता है, टर्मिनेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। टर्मिनेशन सबसे लास्ट स्टेप होता है ट्रांसलेशन का प्रोकैरियोट्स के अंदर। टर्मिनेशन कब होगा, जब जो अभी जैसे इलॉन्गेशन में क्या होता था, याद करिए, कोडॉन्स को रीड करता था ना राइबोसोम, और उसका ट्रांसलोकेशन होता था, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता था। लेकिन अगर राइबोसोम जो है वो रीड कर रहा है एमआरएनए को, ठीक है, और एमआरएनए पर कोडॉन नहीं है, अब लास्ट में क्या आ गया है, एंटी कोडॉन प्रेजेंट है, तब क्या प्रोसेस होगी, प्रोसेस नहीं होगी। और ये जब स्टॉप कोडॉन आ जाता है तब टर्मिनेशन की प्रोसेस जो है वो होती है। तो जब कभी भी टर्मिनेशन कहाँ पे होगा, टर्मिनेशन वहाँ पे होगा जब ये जो टर्मिनेशन कोडॉन्स होते हैं, 3 टर्मिनेटिंग कोडॉन्स होते हैं, उनमें से कोई भी एक अगर आ गया एमआरएनए पर, तब जो है इस एमआरएनए पर, तब जो है ये टर्मिनेशन की प्रोसेस जो है वो होती है, जिसमें अब ये जो कोडॉन्स है ये रिकॉग्नाइज नहीं किए जाते हैं किसी भी टीआरएनए द्वारा, और ये प्रोसेस जो है ये टर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। मतलब ये टर्मिनेशन जो है वो जो एमआरएनए सिंथेसिस है वो रुक जाता है। और ये टर्मिनेशन का जो प्रोसेस है ये कौन कराते हैं, पहले तो सबसे पहले ये जो रिकॉग्निशन का काम होता है ये प्रोटीन्स द्वारा किया जाता है। तो फैक्टर्स हैं क्या, फैक्टर्स प्रोटीन्स ही होते हैं, ठीक है। तो टर्मिनेशन जो प्रोटीन्स कराते हैं या उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें रिलीज फैक्टर कहते हैं, जो कि इन टर्मिनेशन में हेल्पफुल होते हैं। और प्रोकैरियोट्स के अंदर जो रिलीज फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 3 तरह के रिलीज फैक्टर्स होते हैं जो कि टर्मिनेशन की प्रोसेस को प्रोकैरियोट के अंदर कराते हैं, RF1, RF2 और RF3। तो उसमें से जो RF1 है वो क्या करता है, वो रिकॉग्नाइज करने में हेल्पफुल होता है कौन कौन से कोडॉन को, UAA को और UAG स्टॉप कोडॉन को। और जो RF2 है वो किस चीज को रिकॉग्नाइज कर सकता है, वो रिकॉग्नाइज कर सकता है UAA को और UAG स्टॉप कोडॉन को, ठीक है। और ये जो फैक्टर्स हैं, अब ये क्या करेंगे, जब ये फैक्टर्स RF1, अगर मान लीजिए कि जो कोडॉन्स हैं स्टॉप कोडॉन्स, उनमें से कौन सा कोडॉन अगर वहाँ पे प्रेजेंट है, मान लीजिए अगर जो एमआरएनए है उस पे स्टॉप कोडॉन या तो UAA होगा या तो UAG होगा, तो RF1 जो है वो उसे रिकॉग्नाइज कर लेगा। अगर स्टॉप कोडॉन पे UAA है तो UAA दोनों ही रिलीज फैक्टर द्वारा रिकॉग्नाइज हो सकते हैं, RF1 द्वारा भी RF2 द्वारा भी। अगर वहाँ पे स्टॉप कोडॉन उस mRNA पर UAA है या फिर UGA है स्टॉप कोडॉन, तो इसे कौन रिकॉग्नाइज करेगा, इसे रिकॉग्नाइज करेगा RF2। अब ये जब रिकॉग्निशन हो जाता है तो ये फैक्टर्स जो है ना ये क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस कराते हैं, जिससे जो ईस्टर बॉन्ड है फॉर्म हुआ था किनके बीच में, पेप्टाइडिल टीआरएनए के बीच में, और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड जो प्रोटीन जो है वो उस राइबोसोम से डिटैच हो जाती है, और इस तरह से जो पॉलीपेप्टाइड चेन इलॉन्गेशन के समय पे बनी थी वो कट के अलग हो जाती है, ठीक है। अब जो थर्ड रिलीज फैक्टर है जो कि RF3 है, वो क्या करता है, वो हेल्पफुल होता है RF1 को और RF2 को, ताकि ये जो है रिलीज इस जो अभी जैसे जो प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए टर्मिनेशन की प्रोसेस हुई, तो टर्मिनेशन में होता क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स से आकर के RF1 और RF2 जो है ना वो आकर के अटैच हो जाता है। जितने भी फैक्टर्स आगे जो
भी पढ़े थे हम लोग, वो सब आते हैं, अपना काम करते हैं और रिलीज हो जाते हैं। RF1 RF2 जो है वो आकर के अपना काम तो करेगा, लेकिन वहीं पे आकर अटैच हो जाता है। अब ये अटैच किया हुआ जो रिलीज फैक्टर है ये काम लायक तो है नहीं, क्योंकि इसका जो काम था वो तो हो चुका। तब इसको ये जो है खुद से डिटैच नहीं होता है, इस वजह से इन दोनों रिलीजिंग फैक्टर को डिटैच करने के लिए, अलग करने के लिए एक फैक्टर आता है जो कि कहलाता है RF3। ये क्या करता है कि जब RF1 RF2 अपना काम कर लिया, लेकिन अभी भी उसी जो कॉम्प्लेक्स है उससे बाइंडेड फॉर्म में है, तो RF1 और RF2 को रिलीज करने का काम जो है वो RF3 करता है। तो ये इन दोनों रिलीजिंग फैक्टर को अलग करते हैं, साथ ही साथ में खुद भी अलग होके निकल लेते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है RF3 का। तो हम लोग ओवरऑल जो है ना प्रोसेसेस, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन वो नहीं पढ़ रहे हैं। कहाँ पे प्रोकैरियोट के अंदर इनिशिएशन में अगर इनिशिएटिंग फैक्टर्स आ रहे हैं, इनिशिएशन फैक्टर आ रहा है तो वो क्या काम कर रहा है ये पढ़े हैं। इलोंगेशन फैक्टर आ रहा है तो कौन सा आ रहा है, क्या काम है ये पढ़ रहे हैं। और टर्मिनेशन में भी, टर्मिनेशन में जो रिलीजिंग फैक्टर आए हैं प्रोकैरियोट के अंदर उनका क्या काम है, वो किस तरह से जो है वो वर्क कर रहे हैं, इस चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं। क्योंकि प्रोसेस तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। इस जो लेक्चर है उसमें हम लोग को फैक्टर्स के बारे में जानना है, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के, उनके काम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो उससे को अलग से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले आप नोट कर लीजिए। अगर कोई स्टूडेंट है जो कि बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा आसान होंगी। उसको सब चीज जो है लग रहा होगा कि अरे ये तो पहले पढ़े। ठीक है, तो आप जरूर से इसको अगर जो है पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद जरूर आप जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन है, यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन, उसको याद कर लीजिएगा और उसके बाद इस लेक्चर को, इसके लेक्चर के नोट्स को पढ़िएगा, फिर आपके लिए हर चीज बहुत ज्यादा आसान लगेगी। ठीक है, चलिए अब जो है अब हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोट्स के बारे में। तो अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि प्रोकैरियोट के अंदर जो ट्रांसलेशनल फैक्टर्स थे वो क्या क्या थे, कैसे वर्क कर रहे थे, किन प्रोसेस में क्या कहला रहे थे और क्या क्या काम उनका था। प्रोकैरियोट्स को पढ़ लिए, तो अब यूकैरियोट्स को पढ़ेंगे। तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में भी प्रोसेसेस होती हैं, इनिशिएशन का, इलोंगेशन का, टर्मिनेशन में। इनफैक्ट यूकैरियोट्स में तो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। याद करिए, यूकैरियोट्स में जो है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ठीक है, फिर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर इलोंगेशन होता है और फिर टर्मिनेशन होता है। तो सिंपली इतना याद रखिए, यूकैरियोट्स में भी जो इनिशिएशन के लिए हेल्पफुल होंगे उन्हें इनिशिएटिंग फैक्टर्स कहेंगे, जो इलोंगेशन में हेल्पफुल होंगे उन्हें इलोंगेटिंग फैक्टर, सॉरी इलोंगेशन फैक्टर कहेंगे, और जो टर्मिनेशन में हेल्पफुल होंगे वो क्या कहलाएंगे, रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, या रिलीज फैक्टर। और अब पढ़ते हैं हम लोग कि यूकैरियोट्स के अंदर जो इनिशिएशन होता है उसमें कौन कौन से जो इनिशिएशन फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और उनका क्या काम है, पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला जो स्टेप है इनिशिएशन के अंदर वो ये होता है कि प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है यूकैरियोट के अंदर ट्रांसलेशन के प्रोसेस में। तो जो पहला स्टेप है जिसमें प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसमें जो है होता क्या है कि 40 स्मॉलर जो राइबोसोमल सब यूनिट है वो रहता है, मेथियोनिन tRNA रहता है और मेथियोनिन रहेगा, और इसमें जो है इलोंगेशन फैक्टर्स, सॉरी इनिशिएशन फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होता है। ये इनिशिएशन फैक्टर्स जो है यूकैरियोट्स के अंदर इनको EIF कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में सिंपली IF लिखते हैं, यूकैरियोट्स में क्या होता है EIF लिखा जाता है। ठीक है, तो प्री इनिशिएशन के समय पे ये जो EIF सेकेंड है वो इन्वॉल्व होता है। उसके बाद जो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, जब ये 5' जो है यूकैरियोटिक mRNA का बाइंड होता है, और इस स्टेप में क्या होता है कि इसमें जो है EIF
4F इन्वॉल्व होता है और EIF 3 इन्वॉल्व होता है। अब ये जो EIF 4F कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर EIF 4A रहता है, EIF 4E रहता है, EIF 4G रहता है, और इसमें EIF जो 4E है वो बाइंड करता है 5 कैप के पास जो कि mRNA पर प्रेजेंट है, और जो EIF 4G रहता है वो इंटरैक्ट करता है पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन के साथ जो कि पॉली ए टेल पर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेसेस हैं। अभी आपको जो इसीलिए हम कह रहे थे ना कि ये जो फैक्टर्स हैं ये किस तरह से काम करते हैं, इसके लिए आप सबसे पहले जो है, अगर आप यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन नहीं पढ़े हैं तो उसे आप पढ़ लीजिएगा। अगर जो जो पढ़ा होगा उसके लिए ये कुछ नहीं है, सब समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे क्या होगा, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब जो इलॉन्गेशन है यूकैरियोट्स के अंदर, उसमें जो इलॉन्गेशन है, ठीक है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो आते हैं। तो यूकैरियोट्स के अंदर इलॉन्गेशन की जब प्रोसेस होती है तो इसमें जो फैक्टर्स आते हैं उन्हें इलॉन्गेशन फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए, ये जो 3 इलॉन्गेशन फैक्टर्स हैं जो कि यूकैरियोट्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और उस प्रोसेस को कराते हैं, उन्हें किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें जो है EF से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर प्रोकैरियोट रहता तो क्या होता है, सिंपली इलॉन्गेशन फैक्टर को EF से रिप्रेजेंट कर दिया जाता, लेकिन यूकैरियोट की बात हो रही है तो उसे स्मॉल e और EF से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यूकैरियोट्स के अंदर जब इलॉन्गेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें EEF1A, EFIB, EEF2 ये जो है इन्वॉल्व होते हैं, जो कि सिमिलर फंक्शन करते हैं जैसे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर EF2, EFPS और EFG करते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या थे, प्रोकैरियोट के इलॉन्गेशन फैक्टर्स हैं, और इनका काम क्या था, प्रोकैरियोट में जो ट्रांसलेशन हो रहा है उसके जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको लंबा करना है। उसी तरह से यूकैरियोट्स के अंदर ये इलॉन्गेशन फैक्टर्स होते हैं जो कि है EEF1A, EF1B, EEF2, जो कि यूकैरियोट्स के अंदर इलॉन्गेशन की प्रोसेस कराते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसे लंबा करने का काम करते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो ये फैक्टर्स जो कि प्रोकैरियोट्स में रह गए थे इलॉन्गेशन वाले, वो यहाँ पे है, तो इसे आप मेंशन जरूर कर लीजिएगा प्रोकैरियोट के इलॉन्गेशन फैक्टर्स में। अब टर्मिनेशन के समय पे यूकैरियोट्स में होता क्या है, यूकैरियोट्स का टर्मिनेशन याद करिए, बहुत सिंपल प्रोसेस था। इसको तो अगर आपको याद नहीं होगा तो भी इतना तो याद ही होगा कि यूकैरियोट्स में क्या होता है, जैसे प्रोकैरियोट्स में अलग अलग फैक्टर होते हैं ना, अलग अलग कोडॉन को रीड करने के लिए या रिकॉग्नाइज करने के लिए, वैसे यूकैरियोट में क्या होता है, एक ही रिलीज फैक्टर होता है जो कि तीनों कोडॉन को रीड कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है। अब टर्मिनेशन जो है वो इलॉन्गेशन के बाद का स्टेप होता है, और टर्मिनेशन जो है वो उसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हें रिलीज फैक्टर कहते हैं। यहाँ पे यूकैरियोट्स होगा, ठीक है, ये टाइपिंग एरर है, इसको आप देख लीजिएगा कि टर्मिनेशन यूकैरियोट्स का जो है जिन फैक्टर्स पर डिपेंड होता है उन्हें क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर। तो मतलब यहाँ पे जो है RF प्रोकैरियोट्स में लिखा जाता था, यहाँ पे यूकैरियोट की बात हो रही है तो ERF लिखा जाएगा। ठीक है, ERF मतलब यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर।
चलिए अब देखिए यूकैरियोट्स में जो है क्या होता है कि यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर जो है जिसका क्या नाम है ERF1 वो रिकॉग्नाइज कर सकता है तीनों के तीनों स्टॉप कोडॉन्स को जो कि है UAA, UGA और UAG। ठीक है, तो ये जो है तीनों के तीनों स्टॉप कोडॉन्स UGA, UAA और UGA ये तीनों के तीनों स्टॉप कोडॉन्स जो हैं ये रिकॉग्नाइज किया जा सकता है यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर 1 तो यहाँ पे एक फैक्टर है जो कि तीनों ही स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसके बाद फिर विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन कौन सा रिलीज फैक्टर ERF थर्ड ये जो टर्मिनेशन है यूकैरियोट्स के अंदर वो होता है। जब टर्मिनेशन होता है तब क्या होता है कि राइबोसोम जो है वो डिसअसेंबल हो जाते हैं और जो पॉलीपेप्टाइड है वो रिलीज हो जाता है और ओवरऑल ये जो प्रोसेस है वो प्रोकैरियोट्स की तरह होती है कि किस तरह से राइबोसोम अलग हो रहा है और जो रिलीज फैक्टर है वो अलग हो रहे हैं। बस एक चीज है यहाँ पे जो है एक रिलीज फैक्टर जो कि तीनों कोडॉन्स को जो है पहचान जा रहा है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब अभी तक हम लोग जो है ट्रांसलेशनल फैक्टर्स को पढ़े कि ट्रांसलेशनल फैक्टर्स यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में किस किस तरह के हैं, क्या क्या काम करते हैं और ट्रांसलेशनल फैक्टर्स जो हैं प्रोकैरियोट में किस तरह से हैं, उनके क्या क्या काम है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के ही ट्रांसलेशनल फैक्टर्स को डिस्कस किए हैं, उनका काम क्या है वो भी डिस्कस कर लिए। कभी कभी क्या होता है एग्जामिनेशन में डिफरेंसेस और सिमिलैरिटी को पूछ लिया जाता है किसके बीच में, यूकैरियोट के बीच में और प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन के बीच में। ठीक है, तो ये जो है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगा जो कि डिस्कस करना जरूरी है, इस वजह से इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। तो डिफरेंसेस को जानते हैं किसके बीच में, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन के बीच में। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में ट्रांसलेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अभी तक आप प्रोसेस पढ़े हैं तो आपको खुद से ही समझ में आ गया होगा कि क्या क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला डिफरेंस तो राइबोसोम का ही हो गया कि प्रोकैरियोट में 70S था और यूकैरियोट में 80S था। फिर उसके बाद ट्रांसलेशनल फैक्टर्स अभी आप पढ़े तो उसके बेसिस पे आप बहुत सारे डिफरेंसेस लिख सकते हैं, इसमें तो ये इन्वॉल्व होता है, इसमें ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्या क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन के बीच में। यहाँ पे एंड चलिए प्रोकैरियोट में क्या होता है, प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोट में क्या है, यूकैरियोट में 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट में क्या होता है कि जो यूकैरियोट्स हैं उनमें जो mRNA है वो मोनोसिस्ट्रोनिक होते हैं और जो mRNA है वो सिंगल प्रोटीन को कोड करता है। वहीं दूसरी ओर जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो mRNA होता है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है, मतलब ये जो है सेवरल एक ही mRNA बहुत सारे प्रोटीन्स को इनकोड कर सकते हैं। यूकैरियोट्स में क्या है कि एक mRNA है वो एक ही प्रोटीन को इनकोड करेगा। प्रोकैरियोट में क्या होता है एक ही mRNA है लेकिन वो पॉलीसिस्ट्रोनिक है, मतलब ढेर सारे प्रोटीन्स को वो इनकोड कर सकते हैं। उसके बाद इनिशिएशन की अगर बात देखी जाए किसमें, यूकैरियोट्स के अंदर, तो जो ट्रांसलेशन जो होता है यूकैरियोट के अंदर उसमें जो इनिशिएशन होता है उसके लिए 9 यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर इनिशिएशन की बात की जाए प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें इनिशिएशन में, उसके अंदर इनिशिएशन में कितने फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, 3 इनिशिएशन फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें जो इनिशिएटिंग अमीनो एसिड होता है वो होता है मिथ्योनिन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, वन वर्ड में भी पूछ लेता है, एमसीक्यू में भी पूछ लेता है। तो यूकैरियोट में क्या होता है कि यूकैरियोट में जो इनिशिएटिंग अमीनो एसिड है वो होता है
मिथ्योनिन, और वहीं जो प्रोकैरियोट्स होता है उनमें जो इनिशिएटिंग अमीनो एसिड है, मतलब पहला अमीनो एसिड है, वो कौन होता है, एन फॉर्मिल मिथ्योनिन होता है। तो यूकैरियोट्स में पहला अमीनो एसिड इनिशिएटिंग अमीनो एसिड मिथ्योनिन होगा, और प्रोकैरियोट्स में एन फॉर्मिल मिथ्योनिन होता है। अब जो मेन डिफरेंस होता है बैक्टीरिया में, दैट इज प्रोकैरियोट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट है ना। तो प्रोकैरियोट में क्या होता था, प्रोकैरियोट में साइन डालगार्नो सीक्वेंस होता है, और वहीं दूसरी ओर जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें जो है ये सीक्वेंस नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, जो कि होता है साइन डालगार्नो सीक्वेंस। ये सीक्वेंस यूकैरियोट्स के अंदर नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो जो बैक्टीरिया दैट इज अ प्रोकैरियोट, उसके पास साइन डालगार्नो सीक्वेंस है, जो कि कहाँ पे रहता है, 5 प्राइम पर रहता है टू द AUG इनिशिएशन कोडॉन। और ये क्या, क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बाइंडिंग साइट होता है 30S राइबोसोमल सब यूनिट का। इसी वजह से जो प्रोकैरियोट्स के अंदर किसी भी तरह का जो इनिशिएशन का प्रोसेस है वो एकदम आसानी से होता है। ठीक है, और उसमें जो है किसी भी तरह का कोई भी अगर आप देखें तो इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। सिंपली प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, उसके mRNA में साइन डालगार्नो सीक्वेंस होता है, जो कि रिकॉग्नाइज किया जा सकता है 30S उसके सब यूनिट से, स्मॉलर सब यूनिट से हो जाता है, वहां पे जाके बाइंड होता है और अपना इनिशिएशन का काम करता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, इसे आप नोट कर लीजिए। और इसे एक और चीज है कि यूकैरियोट्स does not have साइन डालगार्नो सीक्वेंस, इसे आप ऐड कर लीजिए। इन कंट्रास्ट जो जितने भी यूकैरियोटिक mRNA है उनके पास साइन डालगार्नो सीक्वेंस नहीं होता है। इंस्टेड इनके जो 40S राइबोसोमल सब यूनिट है, मतलब उनका क्या हो रहा था, प्रोकैरियोट का जो स्मॉलर यूनिट था दैट इज 30S, वो जा रहा था साइन डालगार्नो से जाकर बाइंड हो जा रहा था। अब यूकैरियोट में साइन डालगार्नो तो है नहीं, तो इसका जो स्मॉलर यूनिट है दैट इज 40S, ये क्या करता है, अटैच होता है एट द 5 एंड ऑफ द mRNA और मूव करता है टुवर्ड्स द डाउनस्ट्रीम दैट इज 5 प्राइम डायरेक्शन टू 3 प्राइम डायरेक्शन। और ये तब तक मूव होता है जब तक कि वो जो है AUG इनिशिएटिंग कोडॉन को ढूंढ ना ले, और यही प्रोसेस जो है ना स्कैनिंग कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि यूकैरियोट्स में जो है वो स्कैनिंग होती है, और स्कैनिंग होता क्या है, यूकैरियोट्स में जो ट्रांसलेशन है उसमें एक प्रोसेस होता है दैट इज स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या है, ठीक है, तो स्कैनिंग होता क्या है कि यूकैरियोट्स के अंदर किसी भी तरह का साइन डालगार्नो सीक्वेंस नहीं होता है, तो इसके जो स्मॉलर यूनिट होते हैं राइबोसोम के दैट इज 40S राइबोसोमल सब यूनिट, उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। वो करता क्या है कि वो अटैच होता है 5 प्राइम एंड ऑफ द mRNA पे और मूव करता रहता है टुवर्ड्स द डाउनस्ट्रीम 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर, और वो मूव तब तक करेगा जब तक कि उसको स्टार्ट कोडॉन, सॉरी इनिशिएटिंग जो कोडॉन है दैट इज AUG कोडॉन वो ना मिल जाए। जब तक इनिशिएटिंग कोडॉन मिलेगा नहीं तब तक क्या इनिशिएशन स्टार्ट होगा, इनिशिएशन स्टार्ट नहीं होगा तो क्या इलोंगेशन होगा, टर्मिनेशन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, नहीं होगी। इसी वजह से जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें एक प्रोसेस कहलाती है दैट इज स्कैनिंग, जिसमें क्या करता है कि ये जो राइबोसोम का सब यूनिट है वो जाता है 5 प्राइम एंड पर और वहां से डाउनस्ट्रीम मूव होना शुरू करता है। अब वो ढूंढता रहता है कि कहाँ पे जो है
वो इनिशिएटिंग कोडॉन जो है दैट इज स्टार्ट कोडॉन, वो प्रेजेंट है और उससे जाकर के फिर बाइंड करता है और इसी प्रोसेस को स्कैनिंग कहते हैं। तो मतलब क्या है कि इसको आप नोट करके ऊपर कहीं पे स्कैनिंग लिख लीजिएगा कि अगर स्कैनिंग की प्रोसेस आई एग्जामिनेशन में तो उसको आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है। तो इसको पहले थोड़ा सा डिफरेंस करके देख लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स में, इसको आप रफ में कहीं साइड में ड्रॉ कर लीजिएगा। प्रोकैरियोट्स में क्या था, साइन डालगार्नो सीक्वेंस है और यूकैरियोट्स में जो है साइन डालगार्नो सीक्वेंस जो है वो नहीं है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, इसी वजह से स्कैनिंग की प्रोसेस नहीं होती है और यूकैरियोट्स में जो है वो ट्रांसलेशन में यूकैरियोट्स में स्कैनिंग की प्रोसेस होती है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब अभी तक तो हम लोग डिफरेंसेस को डिस्कस किए हैं, अब सिमिलैरिटी को डिस्कस करते हैं कि प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में क्या क्या सिमिलैरिटी होती है उनके ट्रांसलेशन के बीच में। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जा सकता है कि जो सिमिलैरिटी होती है प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में और यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में वो क्या क्या होती है। तो सबसे पहली बात ये कि दोनों की दोनों ही mRNA टेम्पलेट को यूज करते हैं। वहाँ पे भी क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में भी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हुई, mRNA बना और उसके ऊपर जो है ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है और प्रोटीन बनता है। यूकैरियोट में भी ऐसा ही होता है। अब इन दोनों में ही mRNA जो कि सिंथेसाइज हुआ है वो कहाँ से सिंथेसाइज होता है, डीएनए मॉलिक्यूल से सिंथेसाइज होता है। दोनों में ही जो राइबोसोम है वही प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी होती है, किसमें, बोथ प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। तो ये चीज हो गई। अब जो राइबोसोम्स हैं, ठीक है, ये राइबोसोम्स भले ही 70s उसमें है, 80s उसमें है, इसके बिगर यूनिट स्मॉलर यूनिट अलग अलग हैं, लेकिन ओवरऑल जो एंजाइम है वो तो राइबोसोम ही है ना। तो ये सिमिलैरिटी हुई ना कि राइबोसोम ही है जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ही ट्रांसलेशन को कराते हैं। फर्दर भले ही इन राइबोसोम्स की जो यूनिट है टाइप है वो अलग है, ठीक है। चलिए, अब जितने भी 20 अमीनो एसिड होते हैं ये दोनों में ही क्या होते हैं, दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, सेम होते हैं दोनों ही ग्रुप में। दोनों ही प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में और यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में 61 कोडॉन्स जो है वो सिमिलर होते हैं। दोनों ही ग्रुप्स में प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स में प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो कहाँ पे होती है, वो साइटोप्लाज्म में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए इसे आप नोट करिए। तो अब जो है कुछ और डिफरेंसेस हैं जिन्हें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज एक तरफ प्रोकैरियोट लिखा हुआ है, एक तरफ यूकैरियोट। तो अगर प्रोकैरियोट्स में देखा जाए तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर दोनों ही प्रोसेस होते हैं। यूकैरियोट में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन सेपरेटेड वे में होता है। होता क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन जो है ना वो न्यूक्लियस में होता है और जो ट्रांसलेशन है वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर प्रोकैरियोट में देखा जाए तो प्रोकैरियोट में क्या हो रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस में हो रहा है और ट्रांसलेशन जो है वो हो रहा है साइटोप्लाज्म में। और यूकैरियोट में होता क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन जो है, सॉरी,
प्रोकैरियोट्स में जो है ट्रांसक्रिप्शन जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है और ट्रांसलेशन भी जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। यूकैरियोट में क्या होता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो न्यूक्लियस में होता है और जो ट्रांसलेशन है वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये चीज तो दोनों के बीच में सिमिलैरिटी होती है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक की ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो अलग अलग जगह पे हो रही है। प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में हो रहा है, यूकैरियोट में न्यूक्लियस में हो रहा है। और प्रोकैरियोट में एक और चीज होती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है ना वो साइमल्टेनियसली एक साथ चलते रहते हैं। यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं। चलिए दूसरा डिफरेंस क्या है कि प्रोकैरियोट में जो 5 एंड होता है, 5 प्राइम एंड होता है एमआरएनए का, वो इमीडिएटली अवेलेबल होता है फर्दर ट्रांसलेशन। यूकैरियोट में क्या होता है, जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होती है एमआरएनए, वो क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद पहले उसे प्रोसेस किया जाता है और देन वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है साइटोप्लाज्म में, और फिर साइटोप्लाज्म के जो राइबोसोम्स हैं वो उसके ऊपर एक्ट कर पाते हैं और फिर ट्रांसलेशन जो है वो बिगिन हो पाती है। तो इससे पहले जो हम लोग डिफरेंसेस पढ़े थे वो ऐसे डिफरेंसेस थे जो कि हम लोग जितने भी अभी प्रोसेसेस पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लिए, उससे हम लोग को पता चल गया और सिमिलैरिटी भी हम लोग को पता चल गई। अब डिफरेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में, जिसमें हम लोग एडिशनल चीजों के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। आप चाहें तो ये जो डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट है वो उसी के साथ भी लिख सकते हैं, जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हैं तो उसी सेक्शन में जहाँ पे आप डिफरेंसेस लिखे थे उसके नीचे टेबुलर फॉर्म में इन डिफरेंसेस को ऐड कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप डिफरेंसेस लिख चुके हैं फिर सिमिलैरिटी लिख रहे हैं तो उसके बाद फिर से जो है डिफरेंसेस का पॉइंट लिख लीजिए और उसमें टेबुलर फॉर्म में जो डिफरेंसेस हैं उसे आप नोट कर लीजिए। अगर शॉर्ट आंसर में पूछ रहा है ये क्वेश्चन तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी जो पोर्शन है पहले वाला या दूसरा वाला डिफरेंस का पोर्शन वो नोट कर सकते हैं, उससे हो सकता है काम। लेकिन अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा है तो उसमें जो है वो वाला सेक्शन प्लस ये सेक्शन ऐड करके लिखिएगा, उससे लंबा हो जाएगा, आपके जो आंसर है वो लंबा होगा और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं वो आपके वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जो राइबोसोम की अगर टाइप देखी जाए प्रोकैरियोट्स में तो वो 70S होती है और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें 80S होता है। 70S राइबोसोम जो है इसके 2 यूनिट होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, दैट इज बिगर यूनिट, लार्जर यूनिट जो कि 50S लार्जर यूनिट होता है और स्मॉलर यूनिट दैट इज 30S सब यूनिट होते हैं। अब जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें जो राइबोसोम होता है वो 80S का होता है। इसका जो लार्जर सब यूनिट होता है वो होता है 60S लार्जर सब यूनिट और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो होता है 40S। ठीक है, उसके बाद प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि जो लार्जर सब यूनिट होते हैं राइबोसोम्स के, उनके पास 2 rRNA मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है और ये rRNA मॉलिक्यूल क्या होता है 5S एंड 23S rRNA। उसके बाद अगर आप यूकैरियोट्स के देखें तो यूकैरियोट्स में क्या होता है कि जो लार्जर सब यूनिट होता है राइबोसोम का, उसके पास 3 तरह के rRNA मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ये मॉलिक्यूल होता है 5S, 5.8S एंड 28S rRNA। उसके बाद जो डिफरेंसेस हैं वो ये हैं कि प्रोकैरियोट्स के पास स्टार्ट साइट्स होते हैं बहुत सारे और इनके पास जो है साइन डालगार्नो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है ऑल अलोंग द mRNA। यूकैरियोट्स के पास क्या होता है, एक ही स्टार्ट साइट होता है और ये जो है लोकेटेड रहता है एट द 5 प्राइम रीजन ऑफ द mRNA। ये जो यूकैरियोट्स होते हैं इनके पास साइन डालगार्नो सीक्वेंसेस जो है वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं।
प्रोकैरियोट्स में जो साइन डालगार्नो सीक्वेंस है वो प्रेजेंट रहता है एट 8 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट कोडॉन। वही ये जो साइन डालगार्नो सीक्वेंस है किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर, ये किस लिए हेल्पफुल है, ये हेल्पफुल है राइबोसोम बाइंडिंग साइट के लिए, ठीक है। और यूकैरियोट में क्या होता है कि साइन डालगार्नो सीक्वेंस जो है वो एब्सेंट रहता है, तो इसे आप नोट करिए। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो कोजैक सीक्वेंस है वो mRNA पर एब्सेंट होता है, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें ये कोजैक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। ये कोजैक सीक्वेंस जो है वो mRNA पर प्रेजेंट होता है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड होता है, फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स अपस्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट साइट। कोजैक सीक्वेंस जो है वो इनिशिएशन प्रोसेस के लिए ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या हो रहा है, प्रोकैरियोट्स के अंदर साइन डालगार्नो सीक्वेंस है, ठीक है, यूकैरियोट्स में नहीं है। प्रोकैरियोट्स में कोजैक सीक्वेंस नहीं होता है और यूकैरियोट्स में जो है कोजैक सीक्वेंस होता है। इन दोनों सीक्वेंस के अलग अलग फंक्शन होते हैं, आपको ये याद रखना है कि कौन सा सीक्वेंस कहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखिए, अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो इनिशिएशन कोडॉन होता है वो ज्यादातर AUG होता है, और ओकेजनली जो है कभी कभी GUG या फिर UUG होते हैं। और यूकैरियोट्स में क्या होता है कि यूकैरियोट्स में जो इनिशिएशन कोडॉन है वो AUG रहेगा, और ओकेजनली GUG और CUG होता है। अब डिफरेंस की अगर बात की जाए, जो राइबोसोम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में, उनको समझ लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स में जो है हमें पता है कि राइबोसोम जो है प्रोकैरियोट में 70S होगा। तो ये कैसे होते हैं, क्या इसके सब यूनिट है, क्या डिफरेंसेस है, उसको पढ़ लेते हैं। और यूकैरियोट में 80S है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट में होता क्या है ना कि इन जो 70S राइबोसोम है इनके दो सब यूनिट होता है, एक होता है बिगर जो कि 50S का होगा, और एक होगा स्मॉलर जो कि 30S का होगा। ये इसी तरह दोनों जो है साथ मिलकर 70S फॉर्म करेंगे। ये समझाने के लिए ये शेप्स दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इस शेप का ही रहता है। चलिए, अब इनमें क्या है, दो सब यूनिट है, 50S लार्जर एंड 30S स्मॉलर सब यूनिट। यूकैरियोट में क्या होता है, दो सब यूनिट होगा, पहला 60S और दूसरा 40S। तो ये जो 40S है और 60S है ये दोनों मिलकर 80S बनाते हैं, ये होता है यूकैरियोट के अंदर। तो यूकैरियोट में दो सब यूनिट होंगे, पहला जो है 68 लार्जर सब यूनिट एंड दूसरा जो है वो होगा 40S। यहाँ पे 40S होगा, ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ड्रॉ करके बना लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद रहे एक्सप्लेन करने के लिए। वैसे इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए है, ठीक है। चलिए, उसके बाद प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में और क्या डिफरेंसेस हैं। प्रोकैरियोटिक जो mRNA होता है या फिर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होता है वो पॉलीसिस्टोनिक है। mRNA में जो है इंफॉर्मेशन जो प्रोकैरियोट्स में mRNA होता है उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत सारे प्रोटीन्स को जो है वो कोड कर सकते हैं थ्रू अ सिंगल कंट्रोल यूनिट, और वी कैन से दैट सिंगल mRNA। और यूकैरियोट में क्या होता है कि जो यूकैरियोटिक mRNA है जिसे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट भी कहते हैं वो मोनोसिस्टोनिक होता है, और इसमें होता क्या है कि एक ही प्रोटीन जो है वो कोड किया जा सकता है एक mRNA द्वारा।
इसे आप नोट कर लीजिए। अब अगर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में बात की जाए, वैसे ये लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अलग से टेबल फॉर्म में इसीलिए दिया हुआ है ताकि आपको जो है डिफरेंसेस समझ में आ सके। तो अभी तक के डिफरेंसेस जो हैं वो तो बहुत आसान थे, वो आप अपने से खुद से भी अगर दिमाग लगाएं तो सारा डिफरेंस जो है वो याद रहेगा। अब जो डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे वो थोड़ा सा याद करने वाला है, आपको याद रहेगा तभी ये डिफरेंसेस लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, तो प्रोकैरियोट में क्या होता है कि इनिशिएशन के समय पे 3 इनिशिएशन फैक्टर्स आते हैं और यूकैरियोट में कितने थे, 9 इनिशिएशन फैक्टर्स। चलिए, तो प्रोकैरियोट्स में 3 इनिशिएशन फैक्टर्स हैं, इनका क्या क्या काम है, कैसे कैसे काम करते हैं। तो इनिशिएशन फैक्टर 1 क्या करता था कि ये जो है बाइंड होता था 30S सब यूनिट के प्रोकैरियोटिक राइबोसोमल सब यूनिट के और प्रिवेंट करता था ताकि प्रीमेच्योर जो है वो एंट्री ना हो सके टीआरएनए की, कहाँ पे, ए साइट पर। और वही दूसरी ओर जो दूसरा फैक्टर था वो था IF सेकेंड जीटीपी। ये क्या करता था, जीटीपी के हेल्प से वर्क करता था। जीटीपी जो है, हेल्प क्या मतलब, जीटीपी भी इसके काम में इन्वॉल्व होता था क्योंकि ये जीटीपेज है। और ये क्या करता था कि ये हेल्प करता था बाइंडिंग ऑफ फॉर्मिल मिथ्योनिन टीआरएनए की, किससे, 30S सब यूनिट के साथ। अब जो तीसरा फैक्टर है वो है इनिशिएशन फैक्टर 3। इनिशिएशन फैक्टर 3 क्या करता था कि ये बाइंड होता था 30S सब यूनिट के साथ और प्रिवेंट करता था प्रीमेच्योर बाइंडिंग को, किस चीज के, 50S सब यूनिट के, और फैसिलिटेट करता था कि mRNA जो है उसकी बाइंडिंग हो सके, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस थे और ये सारे फैक्टर्स हैं इनिशिएशन फैक्टर्स जो कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन के अंदर काम करते हैं। अब यूकैरियोटिक की अगर बात की जाए तो जो यूकैरियोटिक फैक्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं, उनका काम जो है अलग होता है। तो यूकैरियोट्स में क्या होता था कि ये जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। सबसे पहली चीज तो कि जो यूकैरियोट्स के अंदर इनिशिएशन का प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर ये प्रोसेसेस जो हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनमें लगभग इतने सारे फैक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं। इसमें से जो EIF1 है और EIF1A जो है, दोनों के दोनों ही ये हेल्पफुल होते हैं 40S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड होने में mRNA कॉम्प्लेक्स में। और EIF2 जो है वो हेल्पफुल होता है फॉर द डिलीवरिंग ऑफ द इनिशिएटिंग मेथियोनिन tRNA टू द P साइट। और EIF1, EIF1A, EIF जो है 2, EIF3, EIF4A, EIF4E, EIF4G, EIF4F, EIFS, EIF5A, EIF5B एंड EIF6, ये सारे जो है इनिशिएशन फैक्टर्स हैं जो कि यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन के अंदर वर्क करते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो क्या होता है कि जिस तरह से ट्रांसलेशन को एक्सप्लेन किया गया है यूकैरियोट्स के अंदर, उस तरह से जो है अलग अलग बुक्स में ट्रांसलेशनल फैक्टर्स जो है वो मेंशन रहते हैं। कहीं कहीं पे नो ट्रांसलेशनल फैक्टर्स जो है वो मेंशन रहते हैं और कहीं पे जो है और भी ज़्यादा जो है हायर लेवल की बुक्स हैं तो वहाँ पे जो है सारे फैक्टर्स को लिखा जाता है। और ओवरऑल 12 जो है इनिशिएशन फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन के अंदर, और वो 12 जो है उनके ये नाम है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अब प्रोकैरियोट्स की अगर बात की जाए तो प्रोकैरियोट के अंदर जो इनिशिएटर टीआरएनए होता है वो कौन सा होता है, फॉर्मिल मिथ्योनिन टीआरएनए होता है। और इनिशिएशन जो कोडॉन होता है
वो कौन सा होता है, AUG होता है, जो कि मिथ्योनिन को कोड करके रखता है। वही दूसरी ओर यूकैरियोट्स में क्या होता है कि जो इनिशिएटर टीआरएनए है वो क्या होता है, मिथ्योनिल टीआरएनए होता है, जिसे क्या कहते हैं, मेट टीआरएनए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें जो इनिशिएटर टीआरएनए है वो कौन सा है, या फिर यूकैरियोट्स है तो उसमें जो इनिशिएटर टीआरएनए है वो कौन सा होता है। तो इसे आप डायग्राम के साथ अच्छे से बना लीजिए। लास्ट डिफरेंस जो है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में, जो कि है प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि 3 रिलीज फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ये रिलीज फैक्टर्स कहाँ पे काम करेंगे, टर्मिनेशन के समय पे, ठीक है। तो मतलब जैसे जो प्रोकैरियोट्स का जो टर्मिनेशन होता है उसमें 3 रिलीज फैक्टर्स जो हैं वो वर्क करते हैं, और उनका क्या क्या काम होता है। तो इसमें से RF1 जो है वो क्या करता है कि वो जो है रिलीज फैक्टर होता है किस चीज के लिए, स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। और कौन कौन से स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज करता है, वो होता है UAA एंड UAG। दूसरा जो है वो होता है रिलीज फैक्टर सेकंड, जो कि रिलीज फैक्टर होता है और स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज करता है। कौन कौन से स्टॉप कोडॉन को, UAA एंड UGA। तीसरा जो फैक्टर है वो क्या करता है कि RF थर्ड होता है या RF3 होता है, RF थर्ड नहीं RF3 होता है, जो कि फैसिलिटेट करता है बाइंडिंग ऑफ RF1 और RF2 को, किस चीज के लिए, कि राइबोसोम से हो सके और फिर इसकी रिलीज हो सके, ठीक है। रिलीज हो सके RF1 और RF2, तो ये काम होता है RF3 का। उसके बाद यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में भी बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिफरेंसेस को पढ़ रहे हैं। तो यूकैरियोट्स में मेजर जो डिफरेंस होता है रिलीज फैक्टर्स का वो ये है कि यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोट में सिंपली RF रिप्रेजेंटेड रहेगा और यूकैरियोट में ERF रिप्रेजेंटेड रहेगा। और उसके बाद जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें जो रिलीज फैक्टर होता है दैट इज ERF1। एक ही रिलीज फैक्टर होता है जो कि तीनों कोडॉन्स को पहचान लेता है, तीनों ही कोडॉन को रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट के टर्मिनेशन में और यूकैरियोट के टर्मिनेशन में। आई होप आपको जो आज का लेक्चर है वो सारा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।